फिर हमने आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम डेनिसों के बारे में पढ़ेंगे। डेनिस सबसे पहले जो आए वो आए थे 1616 AD के अंदर आए थे। ठीक, इन्होंने अपनी कंपनी जो बसाई थी वो अपनी सबसे पहले कंपनी बसाई तंजौर में, मतलब कंपनी बोले तो फैक्ट्री सबसे पहले लगाई तंजौर में, वो लगाई थी 1745 के अंदर। ठीक, डेनमार्क के निवासी वो डेनिस बोलते हैं और ये इनका ज़्यादातर शासन नहीं रहा क्योंकि भारत में रुचि नहीं लेने लगे। उसके बाद में अंग्रेज़ों को अपना सब कुछ बेच बाच के यहाँ से चले गए। तो हमने अंग्रेज़ों के बाद में डेनिसों का अध्ययन कर लिया। अब डेनिसों के बाद जो एक मेन देश है, मेन फ्रेंचाइजी आएगी वो आएगी फ्रेंच की। फ्रेंच जो है वो आए थे 1664 AD के अंदर आए थे। ठीक, इन्होंने अपनी कंपनी 1664 AD में इनकी कंपनी आई थी, उसका नाम था कंपनी द ओरिएंटल के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। इस कंपनी को बनाने के बाद में इन्होंने ये गवर्नमेंट कंपनी थी। अंग्रेज़ों की जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी और ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, उस समय जो फ्रेंच का जो शासक था उसका नाम था लुई 14वां और इसका एक मंत्री था कोलवर्ट। इसके सहयोग से ये यहाँ पे आई थी, कोलवर्ट के सहयोग से आई थी। ठीक, उसके बाद में 1668 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला? सूरत में खोला। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ कि ये अपना विस्तार करते गए और इन्होंने सबसे पहले सूरत में जो फैक्ट्री खोली थी वो खोली थी फ्रैंको कैरो की मदद से। किसकी मदद से खोली थी? फ्रैंको कैरो की सहायता से उन्होंने सबसे पहले अपनी सूरत में फैक्ट्री खोली थी। 1669 में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, उसके बाद में जो मसूलीपट्टनम है वो हमारे आंध्र प्रदेश साइड आता है और उस जगह इनका जो विस्तार था वो पुडुचेरी के साइड तक भी हो गया था। पुडुचेरी की साइड तक हो गया था। पुडुचेरी के अंदर चार क्षेत्र आते हैं। पहला एक माहे आता है, एक यन्नम आता है, एक कराईकल आता है, और उसके बाद में एक आता है पुडुचेरी या पांडुचेरी आता है। ठीक है, 1673 ईस्वी तक इनका जो विस्तार था वो पुडुचेरी तक हो गया था पूरा। ठीक है, तो इनका जो विस्तार ये पुडुचेरी तक रहा वो 1 नवंबर 1961 तक रहा। 1 नवंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा फ्रांसीसियों से बात की गई, उनकी जितनी भी बस्तियाँ थी वो भारत में कैप्चर कर ली गई 1954 तक। 1961 नहीं 1954 तक हुई थी। ठीक है, फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत सारे युद्ध किए। इनका मुख्यतः जो युद्ध हुआ था वो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। उसके बाद में इन्होंने अपना पूरे इस तरह से समेट लिया। वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने आंग्ल कर्नाटक युद्ध चालू किए थे। 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है, फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध वो हुआ था 1746 से 48 के बीच में। सेकंड जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1749 से 54 के बीच में। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 से 63 के बीच में। एक सप्तवर्षीय युद्ध था। इनके साथ सीन ये था कि अगर अफ्रीका में अगर कोई लड़ रहा है ब्रिटिश और फ्रांसीसी तो यहाँ पे भी लड़ पड़ते थे, तो इस कारण से युद्ध हुए। ठीक है, पहला जो युद्ध हुआ प्रथम आंग्ल कर्नाटक जो युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल कर्नाटक जो युद्ध था वो इस कारण से हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रिया एक उस टाइम देश था। ऑस्ट्रिया एक देश था उस टाइम, तो उसमें उसके राजगद्दी को लेकर झगड़ा था। फ्रांसीसी और ब्रिटिशर के मध्य। तो इन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था बारनेट। इसने अपने नेट में किसको फंसा लिया था? फ्रांसीसी जलपूत को फंसा दिया। फ्रांसीसी जलपूत को पकड़ लिया इसने। तो फिर क्या हुआ कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो फ्रांसीसी एक गवर्नर था उसका नाम था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक, इस डुप्ले के द्वारा क्या किया गया? मद्रास पे कब्जा कर लिया गया। इस मद्रास पे कब्जा कर लिया गया तो परिणाम स्वरूप जो कर्नाटक वाले एरिया के अंदर आता था पहले, तो कर्नाटक वाले एरिया में जो वहाँ का गवर्नर था उन्होंने इनसे कहा कि तुम दोनों शांत रहो, ऐसे मत करो। तो उसके बाद में जो कर्नाटक का गवर्नर था ये मान भी जाता है और इसने कर्नाटक
के गवर्नर को डुप्ले ने उपहार स्वरूप क्या दे दिया, मद्रास दे दिया। तो कर्नाटक का जो वो था गवर्नर था वो डुप्ले के साथ आ जाता है और डुप्ले के साथ मिलकर वो फ्रांसीसी के साथ युद्ध कर लेता है। तो इस कारण से वो युद्ध बनता है जिसमें से इसकी जीत हो जाती है। फिर 1748 में वहाँ पर ऑस्ट्रिया में 1748 में सेंट थोमे का युद्ध होता है। उस सेंट थोमे के युद्ध के अंदर एक जो संधि होती है उसका नाम था एक्सला सापेल। एक्सला सापेल की संधि हुई। उस एक्सला सापेल की जैसी संधि हुई यहाँ पे, वहाँ पे भी मामला शांत हो गया, तो यहाँ पे भी मामला शांत हो जाता है। ठीक, ये हमारा प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध था। जो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध है वो इनकी द्वितीय आंग्ल कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो अपनी राजनीतिक सत्ता यानी कि अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने सोचा कि भारतीय जितने भी राजा उनकी पर्सनल उसमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी हमें। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया फ्रांसीसियों ने कि उस टाइम फ्रांसीसियों ने क्या किया 1749 से 54 का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो हैदराबाद और कर्नाटक दो रियासतें थी उस टाइम। हैदराबाद और कर्नाटक दो रियासतें थी। इन दोनों रियासतों में राजगद्दी को लेकर झगड़ा था। हैदराबाद में दो व्यक्ति उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। एक का नाम था नासिर जंग, एक का नाम था नासिर जंग और एक का नाम था मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में भी दो व्यक्ति थे। एक का नाम था अनवरुद्दीन और एक का नाम था चंदा साहिब। चंदा साहिब। अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अंग्रेजों ने हैदराबाद में तो साथ दे दिया मुजफ्फर जंग का, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने। ठीक है, और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दे दिया फ्रांसीसियों द्वारा। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप नासिर जंग का साथ दे दिया अंग्रेजों ने, अंग्रेज साथ आ गए इसके, और अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली का साथ दे दिया किसने, अंग्रेजों ने। तो क्या किया डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसने क्या किया कि मुजफ्फर जंग के साथ में डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ने मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण कर देते हैं ये। ठीक है, तो 1749 के अंदर एक युद्ध हुआ जिसका नाम था अंबूर का युद्ध। उस युद्ध के अंदर चंदा साहिब जीत जाता है, कर्नाटक पर आक्रमण किया था योगी, तो अनवरुद्दीन उसी युद्ध में मार जाता है। और इसका जो बेटा मोहम्मद अली था वो त्रिचनापल्ली के जो एक राजा था उस टाइम, उसके दरबार में जाकर ही शरण ले लेता है, मतलब वहाँ पे शिक्षित हो जाता है उसके में, और है ना ये जीत जाता है, इसको राजगद्दी बैठा देते हैं चंदा साहब को। चंदा साहब ने अपनी राजधानी अकाट बनाई थी। क्या उनसे बनाई थी? चंदा साहब ने अपनी राजधानी अकाट बनाई थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि नासिर जंग, डुप्ले और चंदा साहब ने मिलकर हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया, हैदराबाद के नासिर जंग पर। तो नासिर जंग मारा जाता है इसमें, और मुजफ्फर जंग क्या होता है, फिर इसको गद्दी बैठा दिया जाता है। तो उस टाइम जो अंग्रेज गवर्नर था उसका नाम था, क्योंकि प्लासी के समय के आसपास की बात है, प्लासी के 2000, तब उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। इन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि अकाट पर आक्रमण कर दिया, इसकी राजधानी अकाट पर आक्रमण कर दिया और इस अकाट को जीत लिया। परिणाम स्वरूप जो तंजौर का एक शासक था, उस तंजौर के शासक द्वारा चंदा साहब को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, और मोहम्मद अली को वापस किस पे बैठा दिया, कर्नाटक के सिंहासन पर बैठा दिया गया। तो फ्रांसीसियों द्वारा ओवरऑल डुप्ले की हार हो गई इसमें, मतलब जीतने के बाद में भी हार गया ही। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया कि डुप्ले को अयोग्य गवर्नर घोषित करते हुए इसको वापस बुला लिया। क्या कर दिया? इसको वापस बुला लिया। ठीक है, और इसकी जगह एक नया गवर्नर भेजा फ्रांसीसियों ने, नया गवर्नर भेजा। ठीक है, उसका नाम था गुड़ेहू। ठीक है, ये हमारा। और फिर 1755 के अंदर पांडिचेरी की संधि हो जाती है। पांडिचेरी की संधि होने के बाद में क्या होता है, परिणाम स्वरूप इन्होंने जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों जो एक दूसरे के हिस्से जीतते थे वो इनको वापस देने पड़ता है एक दूसरे को। ठीक है, इसी के साथ ये दूसरा
आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। समझ में आया। सबसे पहले हैदराबाद के अंदर 2 राजा थे जो अपने उत्तराधिकारी के लिए लड़ रहे थे। एक नासिर जंग, एक मुजफ्फरनगर जंग। कर्नाटक के अंदर अनवरुद्दीन चंदा साहिब था। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली था। अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली का साथ दिया अंग्रेजों ने। चंदा साहिब का फ्रांसीसियों ने, मुजफ्फर जंग का फ्रांसीसियों ने और नासिर जंग का अंग्रेजों ने साथ दिया। तो क्या हुआ फिर, डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। कर्नाटक का आक्रमण करने के बाद में 1749 के अंदर इन्होंने अंबुर का युद्ध किया। अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन मार जाता है। मोहम्मद अली जो था वो तिरसना पर लेके उसमें संरक्षण चल जाता है, वहाँ पर ये शरण ले लेता है। फिर और इन्होंने फिर इसी प्रकार तीनों का त्रिकूट बनाकर हैदराबाद पर आक्रमण कर देता है। नासिर जंग पर नासिर जंग मारा जाता है। उसके अंत में प्रतिक्रिया स्वरूप रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चंदा साहिब की राजधानी अकाट पर आक्रमण कर दिया जाता है। अकाट पर आक्रमण करने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इस पर कब्जा कर लेते हैं। मोहम्मद अली को उसको वापस बैठा देते हैं और जो तंजौर का शासक था उसने चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है। ठीक, ये उनका द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध था। थर्ड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1756 से 63 के बीच में हुआ था। इस 1756 से 63 के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। ठीक है, इस सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर ये था कि जो फ्रांस और जो ब्रिटेन था उसके मध्य युद्ध हो रहा था ये। ठीक है, ये 7 वर्षों तक चला। 7 वर्षों के बाद में पेरिस की संधि हो जाती है, उसके साथ में युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ खास नहीं होता। ठीक है, और 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजों का भारत में, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में। और वो क्या होता है, अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं और फ्रांसीसी क्या होते हैं, हार जाते हैं। इसके साथ में युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, और पूरी तरह से फ्रांसीसी भाग से चले जाते थे। ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं आते पांडिचेरी वाले हिस्से में, तो उनका वास्तविक शासन रहता है, लेकिन इनकी शक्ति खत्म हो जाती है, इतनी नहीं रहती पहले थी। ठीक है, ये हमारे सारे विदेशी आक्रमण हुए। सबसे पहले हमने कौन से आक्रमण पढ़े थे? सबसे पहले पुर्तगाली आक्रमण पढ़े। पुर्तगाली के बाद में डच आए। डचों के बाद में कौन आए? डचों के बाद में हमारे अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद में डेनिश आए। डेनिशों के बाद में फ्रेंच आए और फ्रेंचों के बाद में स्वीडिश आए। स्वीडिशों को इतना वर्णन नहीं मिलता, इस कारण से इनका ध्यान नहीं आता। पुर्तगाली कब आए? 1498 में आए। डच कब आए? 1595 में आए। अंग्रेज कब आए? 1608 में आए ऑफिशियल रूप से, 1608 में। डेनिश कब आए? 1616 में आए। और फ्रेंच कब आए? 1664 में आए। और जो स्वीडिश आए थे वो इनका इतना उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, इस कारण से इसकी जानकारी बहुत कम है मेरे पास, इस कारण से। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि मुगल काल जो था, इतना बड़ा साम्राज्य था, वो खंडों में विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तराधिकारी शासन जो था मुगल काल में, बाद में वो अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिला, इस कारण से वो टुकड़ों में टूट गया। तो मुगल काल के बाद में एक नीचे अब धीरे धीरे एक रियासत बढ़ता है। सबसे पहले रियासत थी हैदराबाद, दक्कन के अंदर हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के अंदर क्या हुआ कि उसमें मुगल गवर्नर था, दक्कन का मुगल गवर्नर था, उसका नाम था मुगल गवर्नर, जिसका नाम था मुबारिज खान। इस टाइम 1723 की बात है। कौन आ जाता है? निजाम उल मुल्क, जो कि कौन सा गुट का था? निजाम उल मुल्क, जो एक तुरानी गुट का नेतृत्व करता था। इसको चिन किलिच खा के नाम से भी जाना जाता है, चिन किलिच खा के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? आक्रमण कर दिया जाता है। इसमें मुबारिज खान जो था वो हार जाता है और ये जीत जाता है। इस टाइम जो शासक था मुगल शासक जो था केंद्र में, उसका नाम था रंगीला। ये रंगीला भाई साहब अपने मजे में मस्त रहते हैं, उनको भरोसा ही नहीं होता। बोला जीत गया तो जीत गया, कर सकते हैं, गया से छोड़ देते हैं। फिर हैदराबाद में क्या हुआ? 1724 के अंदर निजाम जो उल मुल्क था, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी जाती है। मतलब हैदराबाद की स्थापना करके इसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है। बस इतना ही था हैदराबाद में। और इसका जो बाद में उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है शहादतुल्ला खां। शहादतुल्ला खां द्वारा कर्नाटक का एक भाग जीत लिया जाता है और उसमें भी स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी जाती है। ये अपनी हैदराबाद रियासत हो गई। उसके बाद में जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे, उत्तर पश्चिमी बोले तो जिसमें हमारा वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले हिस्सा था, उसमें जाटों का साम्राज्य था। इस साम्राज्य था
जाटों का साम्राज्य था। हरियाणा, दिल्ली, आगरा, राजस्थान बॉर्डर पर जो थे वो जाटों का साम्राज्य था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया, बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए थे ईसाई धर्म में, मतलब मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करी थी। वो तेग बहादुर की हत्या कर दी गई इसके द्वारा शीशगंज महल में। शीशगंज गुरुद्वारा आज भी चांद चौक पे, तो ऐसे घटनाएं चल रही थी। तो जाटों द्वारा इसका विरोध किया गया। धर्म परिवर्तन जो विधि थी, नीति थी, तो उसका क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, तो 1669 एडी में, 1669 एडी में, ठीक है, 1669 एडी में गोकुल जाट के द्वारा, एक गोकुल जाट नाम का एक यहाँ पे शासन हुआ। उसने अंग्रेजों की जो, अंग्रेज बोले तो औरंगजेब की जो थी, है ना, उसने धर्म परिवर्तन की नीतियों को सर्वप्रथम विरोध किया। फिर 1686 एडी में कौन आए, राजा राम जाट आए। इन भाई साहब ने तो जो अकबर जो था ना, फतेहपुर सीकरी यानी सिकंदरिया जो था, उसमें से अकबर की अस्थियाँ उखाड़ के फेंक दी बाहर। अकबर की अस्थियाँ जो थी वो क्या कर दी, उखाड़ के, मतलब कि जो गड़ी हुई थी अस्थियाँ वो उसको बाहर फेंक दी, उखाड़ के, ठीक है, बाहर फेंक दिया। ठीक, फिर 1700 ईडी में चूड़ामल का विद्रोह जाता है। चूड़ामल जाट था, उसका विद्रोह जाता है। ठीक है, चूड़ामल जाट द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो बदन सिंह नाम का एक इसका चाचा जान भांजा था, तो उसने क्या किया, इसका दमन कर दिया गया जय सिंह के साथ मिलकर। ठीक है, तो बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली जिसका आक्रमण हुआ था किसी समय, अहमद शाह के समय, मुगल शासक था जब, उसके समय हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के 7 बार भारत में आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसने इसको, अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को किसकी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, ये जाटों को थोड़ा बहुत साम्राज्य था, ज़्यादा इन्होंने कुछ खास नहीं किया जाटों ने। उसके अंदर आया अवध। अवध में जो सबसे पहले शासक था वो था शहादत खान शासक बना। शहादत खान का जो टाइम पीरियड था वो था 1722 से 39 के बीच में। ठीक है, फैजाबाद इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी फैजाबाद। ये वही शहादत खान जिसने नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला समय, इसने इसको दिल्ली भेजा था कि तुम्हें दिल्ली जाओ, वहाँ पर 20 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम है बुरहान उन मुल्क इसका अन्य नाम था। ठीक है, उसके अन्य क्या हुआ कि जो अवध में इसने बंदोबस्त प्रणाली भी लागू की थी। ठीक है, और ये अवध का पहला संस्थापक माना जाता है नवाबों में। ठीक है, अवध नवाबों की नगरी है, तो नवाबों में सबसे पहले शासक माना जाता है शहादत खान के बाद में इसका उत्तराधिकारी तो था नहीं, तो इसका जो भतीजा और उसको दामादी बना लिया बाद में इसने, उसका नाम था सफदरजंग। कौन था, सफदरजंग, है ना, वो बना। ये था जो भी शासक नहीं बना, जिसने भी साम्राज्यवाद बढ़ाया कुछ नहीं किया इसने। इसके अलावा मुगल सम्राट जो था इस टाइम पीरियड पर, ठीक है, उसके द्वारा इसको क्या घोषित कर दिया गया, अवध नरेश घोषित कर दिया। फिर बना शुजाउद्दौला शासक बना। इसके समय जो हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था। किस समय हुआ था, प्लासी युद्ध, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था वो था 54 से 75 इसका टाइम पीरियड था। प्लासी का युद्ध हुआ इसके टाइम पीरियड पर। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ जो उसके अंदर इसने पानीपत बक्सर के युद्ध भी देख लिया। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1740 में बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर के दिन पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो वो सारे युद्ध इसने देख रखे थे। उसके बाद में इसने शुजाउद्दौला ने, है ना, इसने मीर कासिम ने और एक जना और था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, उस टाइम मुगल बादशाह था ये। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, इसकी इतनी बुरी हालत थी, इसको लाल किले में नहीं घुसने दिया उसने देखना। ठीक है, तो उसको क्या किया, इन तीनों ने एक त्रिगुट बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दी, जंग छेड़ दी। ठीक है, तो ये 20 अक्टूबर 1764 के अंदर क्या होता है, बक्सर युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि इस तीनों हार जाते हैं, त्रिगुट हार जाता है। फिर शुजाउद्दौला के साथ में अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1765 के अंदर इलाहाबाद की द्वितीय संधि की और 12 अगस्त
12 अगस्त 1765 के दिन मुगल शासक शालम द्वितीय के साथ में पहली संधि की थी। शालम द्वितीय को अर्जाने के रूप में 53 लाख रुपए देने पड़े थे और 26 लाख इसकी पेंशन थी। सुजाउद्दौला ने कड़ा एक जगह थी उस टाइम में, और इलाहाबाद की थोड़ा सा इससे इसको क्या करना पड़ा था, मुगलों को, वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। उसके बाद में इसने जो क्या किया था कि इसको फिर छोड़ दिया गया, इसको सारा साम्राज्य वापस पकड़ा दिया गया। ठीक है, 1773 के अंदर इसने बनारस की संधि की वाराणसी के समय। ठीक है, और वैसे सुजाउद्दौला इतना ही काम किया इसने। उसके बाद में बनता है आसफउद्दौला। आसफउद्दौला बना शासक। आसफउद्दौला ने क्या किया, आसफउद्दौला ने सबसे पहले इसका बहुत सारे हिस्सा चले गया था। इस कारण से इसने क्या किया, सबसे पहले राजधानी परिवर्तन की। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लेके आया। क्या लेके आया, फैजाबाद से ये लेके आया लखनऊ, ये राजधानी लेके आया। ठीक है, फैजाबाद से लखनऊ राजधानी लेके आया। इस फैजाबाद से लखनऊ राजधानी लाने के बाद में इसने क्या किया कि अपना एक मुहर्रम आता है, मुसलमान में मुहर्रम का एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है। ठीक है, उस मुहर्रम के त्यौहार को जश्न मनाने के लिए इसने एक इमामबाड़े का निर्माण करवाया। इमामबाड़े का निर्माण करवाया, वो कहाँ करवाया, लखनऊ में करवाया। ठीक है, और इसने 1775 के अंदर इसने आसफउद्दौला द्वारा 1775 के साथ फैजाबाद की संधि की। ठीक है, फिर उसके बाद में शासक बना वो था वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह वही है जिसका उत्तराधिकारी, इसकी पत्नी का नाम बेगम हजरत महल, और जो पुत्र था उसका नाम था ब्रजेश अली कादर। ठीक है, वो उसके उत्तराधिकारी था। तो वाजिद अली शाह को 1857 के अंदर कोई शासन के तहत इसको शासन छीन लिया जाता है। तो बेगम हजरत महल द्वारा क्या किया जाता है, इसका विद्रोह किया जाता है, और ब्रजेश अली कादर को क्या किया जाता है कि अपना उत्तराधिकारी के रूप में नवाब घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कुशासन के आरोप किसने लगाया, आउटरम के रिपोर्ट में किसने लगाया, एक आउटरम अंग्रेजी अधिकारी था। आउटरम एक अंग्रेजी अधिकारी था। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया, इस पर कुशासन का आरोप लगाया था। ठीक है, उसके बाद में ये अवधों का थोड़ा बहुत इतिहास था। उसके बाद में आता है बंगाल। बंगाल में क्या हुआ, सबसे पहले जो शासक बना वो बना था, बंगाल क्षेत्र का जो संस्थापक माना जाता है वो था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान सबसे पहले संस्थापक के तौर पर बैठा। 1717 से 1727 के बीच में शासनकाल पे रहता है। इसने जो अपनी सीमा थी वो उड़ीसा तक ले जाता है, मतलब बंगाल उड़ीसा वाला एरिया आ गया इसके पास। ठीक है, अपनी राजधानी जो थी, इसकी पहली राजधानी थी ढाका, उससे मुर्शिदाबाद जो इसके नाम पे पड़ा है वो क्या किया, उसमें ले जाता है राजधानी। ठीक है, उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन बनता है। सुजाउद्दीन ने क्या किया, बिहार तक अपना एरिया फैला लिया। ठीक है, बिहार में एरिया फैलाने के बाद में इसने क्या किया कि वो बिहार वाले जितना हिस्सा था है ना, तो मतलब उसके पास 3 हिस्से आ गए थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो ये बिहार वाला हिस्सा जो था ये किसके हवाले छोड़ आया, अलीवर्दी खां के संरक्षण में छोड़ आया पूरा बिहार वाला हिस्सा। तो इस अलीवर्दी खान ने इसके साथ सुजाउद्दीन के साथ में 1740 में क्या कर दिया, युद्ध कर दिया, जिसका नाम था गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध हुआ। ठीक है, इस गिरिया के युद्ध में क्या हुआ कि जो सुजाउद्दीन था वो जीत जाता है और ये हार जाता है। इस कारण से इसने क्या किया, अलीवर्दी खान ने इसको बदले मामले में अलीवर्दी खान ने इसको धोखे से हत्या कर दी इसकी, और खुद को नवाब घोषित कर दिया बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, फिर क्या हुआ, अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है। उसके अंदर जो इसका उत्तराधिकारी नहीं था कोई। अलीवर्दी खान के 3 पुत्रियाँ थी। कितनी पुत्रियाँ थी, 3 पुत्रियाँ थी। ठीक है, सबसे बड़ी पुत्री जो थी उसका नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, ये ढाका एक जगह पर थी जो बांग्लादेश या भट्टों में राजधानी है, उसके गवर्नर की पत्नी थी, विधवा थी। वो गवर्नर की रहते हुए थी तब विधवा हुई। तो उसके बाद में जो इसकी सबसे छोटी बहन थी उसका दामाद जिसका नाम था सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला वो शासक बन जाता है। तो घसीटी बेगम
अब इसके क्या हुआ कि अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला क्या बना दिया, आज से कोशिश कर दिया। तो सिराजुद्दौला के 3 दुश्मन खड़े हो गए। तो घसीटी बेगम खड़ी हो गई, वे खुद को उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। एक अंग्रेज खड़े हो गए इसके विरोध में, और जो एक मतलब पूर्णिया का नवाब था जिसका नाम था शौकत जंग, वो खड़ा हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि इसको तीनों का सामना करना पड़ता है। उस टाइम जो इसका टाइम पीरियड था सिराजुद्दौला का, वो था 1756 से 57। ठीक है, 1756 से 57 के बीच में इसका शासनकाल था। इस टाइम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या होता था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। ठीक है, वो 1756 से 1763 के बीच में बताया था ना, तो वो चल रहा था। तो क्या हुआ कि इसने फ्रांसीसी जो थे बंगाल वाले एरिया में, वो थे चंद्रगिरी साइड में। कहाँ थे? चंद्रगिरी साइड में। ठीक है, और जो दूसरे थे अंग्रेज जो थे उनके पास एक वहाँ पे वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक वो था, किला था, उसमें थे। तो ये दोनों आपस में क्या करने लगे, दुर्गबंदी करने लगे। तो सिराजुद्दौला के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि तुम ऐसे मत करो, किलेबंदी मत करो, ऐसे रह लो सीधे। तो फ्रांसीसी तो मान गए इस बात को, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। ठीक है, तो क्या किया है इसने, सिराजुद्दौला ने इस पर आक्रमण कर देता है कि कलकत्ता वाले हिस्से में था, और कलकत्ता वाले हिस्से में जाकर इस पर क्या कर लेता है, खुद का कब्जा कर लेता है। ठीक है, और ये पूरे एरिया को मासी जीत जाती है। क्या करता है, एक वहाँ का एक खजांची होता है जिसका नाम था माणिक चंद्र। क्या नाम था? माणिक चंद्र नाम का एक खजांची होता है। उसको क्या करता है, ये पकड़ा गया था पूरी बागडोर वहाँ की। तो इस माणिक चंद्र को पकड़ाया है। तो इसने क्या किया, उस टाइम की बात है, ये थी 20 जून 1756 के दिन। इसने क्या किया कि एक ब्लैक होल की घटना कर दी इसने। ब्लैक होल की घटना की। ब्लैक होल किसने कहा था इसको? आर्वेल, एक अंग्रेजी लेकर था, उसने कहा था। ये घटना क्या थी, इसने क्या किया, 18 फीट लंबी और 17 फीट चौड़ी एक कोठरी के अंदर 146 लोगों को क्या कर दिया, कैद कर दिया। तो जिसमें से 23 लोग तो एक दिन के अंदर ही मर गए, 23 लोग तो मर गए, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही घटना यूरोप तक पहुंच गई घटना, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बदले के आगे में आ गया वापस। तो उसने माणिक चंद्र को अपने पैसों की लालच देकर उसको अपने साइड कर लिया, और फोर्ट सेंट जॉर्ज को क्या कर लिया, वापस कब्जा कर लिया, और इस पर आक्रमण कर दिया जाता है सिराजुद्दौला पर। तो 23 जून 1757 क्या हुआ, प्लासी के द्वारा जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है, उसकी अन्य और अंग्रेज के द्वारा जीत घोषित की जाती है। तो ये पूरी घटना हालविल ने इसको ब्लैक होल कहा था। हालविल के समय 1760 के टाइम में इसने इस घटना को कहा था ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि बंगाल के अंदर तो शासन चल ही रहा था। ठीक है, सिराजुद्दौला की डेथ हुई 1757 के अंदर। सिराजुद्दौला के बाद में जो बना वो था मीर जाफर को अंग्रेजों द्वारा एक उत्तराधिकारी बना दिया गया। कब से कब तक? 57 से 60 के बीच में इसको उत्तराधिकारी बना दिया। तो मीर जाफर भाई साहब ने क्या किया, इसने कहा कि तुम्हारी जितने भी टर्म एंड कंडीशन है वो मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मीर जाफर ने उनको क्या बोलते हैं, टैक्स फ्री व्यापार करने दिया, सब कुछ करने दिया। और जब भी अंग्रेज पैसे मांगते वो उसको देता था मीर जाफर, क्योंकि उनका इंटर्न काम करता था। तो एक बार अंग्रेजों द्वारा इससे कितने रुपये मांग लिए गए, 25 लाख रुपये इससे डिमांड की गई, 25 लाख रुपये की। ठीक है, इसके पास इतने रुपये थे नहीं, तो इसने क्या किया, साफ में कहा कर दी, उसने कहा नहीं दोगे, नहीं दूंगा। ठीक है, तो मीर जाफर को फिर है ना इसने ये दाब दिया था, मतलब शासक भी बंगाल में नवाब ने बना था, उसके कहा तुम वापस में आता। ठीक है, तो मीर जाफर को उठा दिया, फिर बना दिया मीर कासिम को। ठीक है, फिर मीर कासिम भी परेशान हो गया, 1760 से 63 के बीच में रहा। तो मीर कासिम क्या हुआ, भाग गया। तो इसने क्या किया, मीर कासिम ने शुजाउद्दौला और अवध का शुजाउद्दौला सालम के साथ मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को क्या कर दिया, इसको कर दिया, बक्सर का युद्ध कर दिया, और मीर कासिम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर वापस मीर जाफर को अंग्रेजों द्वारा मुक्त कर दिया गया, मीर जाफर को वापस मुक्त कर दिया गया। ठीक है, और उसमें संधि हुई थी, मैं बताया था, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के बीच में हुई थी।
फिर अंग्रेजों ने क्या किया 1765 के अंदर, तो मेरे काफ़ी मृत्यु हो जाती है 1765 में। तो 1765 से 72 के बीच में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन स्थापित कर दिया जाता है। द्वैत शासन क्या होता है? इसमें दो प्रकार शासन होता है। एक प्रशासन, अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल का नवाब तो प्रशासन के रूप में होगा और अंग्रेज जो होंगे वो दीवानी तौर पे होंगे। दीवानी मतलब जो टैक्स वसूलता है वो चीज़, ठीक है। प्रशासन के तौर पर मीर जाफर जो था, ठीक है, इसका पुत्र था नजमुद्दौला। क्या नाम था? नजमुद्दौला। उसके शासक बना दिया इसने, प्रशासन के अंदर में आता था। और दीवानी जो मामले थे उसमें उसका काम था टैक्स वसूलना। तो टैक्स वसूलने के लिए इसने क्या किया, अंग्रेजों ने 3 प्रकार के अधिकारी बैठा दिए, 3 अलग अलग जगह पर। एक बिहार वाले रीजन पर, एक बंगाल वाले रीजन पर और एक उड़ीसा वाले रीजन पर। 3 जगह तो थी। तो बिहार में जो ऐसे याद कर सकते हो, राय से किसको बैठाया? राय सिताब राय को। किसको बैठाया? राय सिताब राय को बैठा दिया। बंगाल पे किसको बैठा दिया? बंगाल वाले से बैठा दिया मोहम्मद राजा खावल को बैठा दिया। और उड़ीसा वाले रीजन पर किसको बैठा दिया? राय दुर्लभ को बैठा दिया। ठीक। उसके बाद में क्या किया गया 1765 में, मतलब इसने कहा कि जो बंगाल का जो नवाब है वो खुद की एक स्थायी सरकार वो नहीं रखेगा सेना, इसकी पूरी बंगाल की जितने भी सिक्योरिटी गारंटी किसने उठा ली? पूरी अंग्रेजों ने उठा ली, अंग्रेज द्वारा उठा ली जाती है, ठीक है। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी वो उसके हेड बन जाती बाद में, ठीक है। और 1772 में वारन हेस्टिंग ने बंगाल में जो द्वैत शासन था वो समाप्त कर दिया, नवाब पद समाप्त करके द्वैत शासन समाप्त किया। और वहाँ पर खूब लूटमार करी, इसी बेचने में गए, लूट का काल निकाला, ठीक है। इसके साथ में बंगाल का थोड़ा बहुत जितना हिस्ट्री थी वो सारी बता दी गई आपको, ठीक है। उसके बाद में अपना अगला वो आता है मैसूर। कौन आता है? मैसूर वाला रीजन आता है। और मैसूर वाले रीजन पे क्या हुआ, ठीक है। मैसूर में तालीकोटा का युद्ध हुआ था एक बार। तालीकोटा का युद्ध हुआ था जिस वो शासनकाल हुआ 1765 एडी में अंदर तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर जो साम्राज्य था वो 5 भागों में टूट गया था। जैसे मैसूर, हैदराबाद, नए राज्य बन गए, मराठा वाले एरिया एक अलग आ गया, तो ठीक है। तो उस टाइम तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो मैसूर के अंदर क्या होता, 2 व्यक्ति थे। एक तो था हैदर अली, एक था टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान था। तो हैदर अली ने क्या किया 1761 एडी के अंदर, है ना, मैसूर पर कब्जा कर लिया। और राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम ले गया, ठीक है। इसने शम को अंग्रेजों से और मराठों से प्रोटेक्ट करने के लिए इसने क्या किया, एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण करवाया इसने डिंडीगुल में। क्या करवाया? डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का इसने क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया, ठीक है। दक्कन में पहला वक्त था जिसने हैदर अली, दक्कन में पहला वक्त दक्कन विचार का जिसने अंग्रेजों को पराजित कर देश ने क्या किया, फ्रांसीसियों के साथ में इसका बहुत ज़्यादा क्या था हिस्सा था। तो इसका अंग्रेज देखा जाए तो जैसे भारत है एरिया है, तो इसने जो ये वाला एरिया था वो मैसूर वाले हिस्सा था, ठीक है। यहाँ पर माहे एक जगह पड़ती है, इस माहे पर फ्रांसीसियों की क्या थी, बस्तियाँ थी। तो इसको फ्रांसीसियों को पूरा सपोर्ट मिला था, इसके साथ अच्छे संबंध थे फ्रांसीसियों को, ठीक है। और क्या हुआ, प्रथम फ्रांसीसियों के साथ ज़्यादा सहयोग निकालना इसके द्वारा इस बार मतलब अंग्रेज द्वारा इसका युद्ध किया था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज आ जाता है, जीत जाता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज मारा जाता है। थर्ड एंग्लो मैसूर संघर्ष हुआ जिसमें टीपू सुल्तान ने संधि करनी पड़ती है, फोर्थ में ये मारा जाता है टीपू सुल्तान, ठीक है। तो टीपू सुल्तान पहला आदमी था जिसने ना दूतावास भेजे थे विदेश के अंदर, और टीपू सुल्तान ही पहला शासक था जिसने ना नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांसीसी शासक था उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे इसके, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में। इसने अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है। और वहाँ पर क्या टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। वहाँ पर फ्रांसीसी सहयोग क्या कर दिया, मतलब फ्रांसीसी झंडा फहराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने स्वतंत्रता का वृक्ष, इंडिपेंडेंस का ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस लगाया,
जैकोबिन क्लब की स्थापना की, ठीक है। और खुद को जैसे हम भारत का नागरिक कहना पसंद करते हैं, इसने कहा कि तुम जितनी भी जनता थी वहाँ प्रजा थी, उसको कहा टीपू नागरिक कहना खुद को पसंद किया इसने, टीपू का नागरिक है ऐसा, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, युद्ध होना चालू हुआ 1799 में आंग्ल फोर्ट के अंदर, आंग्ल फोर्ट मैसूर युद्ध जो हुआ था, ठीक है। फोर्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके अंदर मुक्ति आती है। फर्स्ट आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, वो इस कारण से हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक त्रिकूट बनाया। अंग्रेजों एक निजाम का हिस्सा शायद इस साइड में था, मराठी ऊपर की साइड थे, तो इसने क्या किया, अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ में मिलकर एक त्रिकूट बनाया और उस त्रिकूट को स्थापना कर दिया किस पर, हैदर अली पर आक्रमण करना चाहता था। तो हैदर अली शाना आदमी था, उसने क्या किया कि निजाम को तो प्रलोभन ने दिया किसका, क्षेत्र का, मराठों के प्रलोभन ने दिया टैक्स वसूलने का, 14 स्वदेश की वसूलने का। तो ये तीनों दोनों इसके साइड आ जाते हैं और दोनों युद्ध करते हैं किसके विरुद्ध, तीनों अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं, अंग्रेज हार जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ था वो हुआ था 1767 से 69 के बीच में। तो 1769 के अंदर मद्रास की संधि आती है, एक दूसरे प्रदेश वापस दे देता है, बस एक तय होता है इसके अंदर। उसके अंदर सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर हैदर अली एक मिस्टेक कर देता है, इसने और अच्छे संबंध बनाना चालू कर दिए किससे, अंग्रेजों से और अच्छे संबंध बनाना चालू कर दिए 1780 से 84 के बीच, फ्रांसीसी से और अच्छे संबंध बनाना चालू किए 1780 से 84 के बीच में युद्ध होता है। इसने एक त्रिकूट बनाया किस साथ में, निजाम के साथ में, मराठा के साथ में, हैदर अली ने एक युद्ध बनाया। अब अंग्रेजों ने चाल खेल दिया, अंग्रेजों ने क्या किया, निजाम को दे दिया क्षेत्र का प्रलोभन और मराठा को दे दिया टैक्स का प्रलोभन। इसके साथ में क्या हुआ कि जो हैदर अली का तीनों त्रिकूट ने आत्म कर दिया, हैदर अली मारा जाता है, मतलब मारा जाता है। 1782 में सालाबाई की संधि होती है। फिर तुरंत क्या होता है, टीपू सुल्तान आता है। टीपू सुल्तान ने क्या किया कि वो टीपू सुल्तान क्या था, एक अच्छा खासा नेतृत्व करता था, अच्छा खासा दिमागदारी आदमी था। 1784 में इसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने, क्योंकि इसके पास पीछे सपोर्ट नहीं था, तो इसने क्या किया, मंगलोरी संधि कर लेता है अंग्रेजों से, ठीक है। मंगलोरी संधि करता है। मंगलोरी संधि किसकी सीमित में हुई, लॉर्ड मेटाकिन के बीच में हुई, लॉर्ड मेटाकिन के बीच में हुई और इस बात में हुई, टीपू को मत दी, ठीक है। उसके अंत में क्या हुआ कि थर्ड आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ, है ना, थर्ड आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ, ठीक है। फिर थर्ड आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ 1790 से 1792 के बीच में थर्ड आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ। इसका कारण क्या था कि फालतू का युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें टीपू सुल्तान ने बेवकूफ़ी कर दी। इसने क्या किया कि एक त्रावणकोर का एक राजा था, वो त्रावणकोर का राजा है ना, डचों से 2 दुर्गों खरीद लेता है। एक तो दुर्ग था जिसका नाम था जयकोटा का दुर्ग, और एक था कैगरा का दुर्ग। इस कैगरा और जयकोटा का दुर्ग को कौन खरीदना चाहता था, टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था, लेकिन वो दोनों खरीद लेता है, वो युद्ध कर देता है, त्रावणकोर के राजा के साथ अंग्रेज आ जाता है। तो टीपू सुल्तान ने ना क्या होता है, निजाम और मराठे के साथ में संघर्ष बनाता है, लेकिन वो तीनों हार जाता है, ठीक है। त्रिकूट हार जाता है। टीपू सुल्तान का बयान होता है, उसको श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है 1792 के अंदर, जिसके अंदर टीपू सुल्तान को बहुत सारे हिस्सा अपना देना पड़ा, ठीक है। फिर अगला जो गवर्नर आया, अंग्रेज गवर्नर, वो सर्जन आया, उसने शर्त की नीति अपनाई, ठीक है। और थर्ड आंग्ल मैसूर संघर्ष के अंदर क्षतिपूर्ति के रूप में है ना, इसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े। टीपू सुल्तान के पास इतने थे नहीं, तो इसने अंग्रेजों ने है ना गारंटेड तौर पर टीपू के 2 पुत्रों को रख लिया भी। फिर फोर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ। इसमें क्या हुआ कि 1799 में एडी में हुआ, ठीक है। उसके बाद में